भी दो थे और रिफ्रैक्शन के भी दो हैं। मुझे कोई बात बीच में याद आ जाती है मैं आपको बताता रहता हूँ। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इस पर बहुत ही बार पूछा गया हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव में भी। ध्यान रखिएगा कि कौन सी फिजिकल, ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे, बहुत ही बार बेहिसाब पूछा गया है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगी या कितनी हो जाएगी, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, 3 क्वांटिटी पे फोकस रहता है, कभी कभी 4 पे। एक तो वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब पूछते रहते हैं। तो भाई समझिए जरा, थोड़ा सा समझिए। क्या 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन खत्म है उसी में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ नहीं बदलेगा, रट लेना तोते की तरह। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कभी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्लेक्शन बोला तो कुछ नहीं बदलेगा, ना वेलोसिटी बदलेगी, ना फ्रीक्वेंसी बदलेगी, ना वेवलेंथ बदलेगी, ना कुछ और बदलेगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन कहा है तो रिफ्रैक्शन में बेटा आप सब जानते हैं स्पीड तो बदलती है, लेकिन क्यों बदलती है? क्योंकि वेवलेंथ बदलती है। तो वेवलेंथ बदलती है, वेवलेंथ बदलने की वजह से स्पीड बदल जाती है या वेलोसिटी बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। और उनका फोकस फ्रीक्वेंसी पर ही होता है। घुमा घुमा के पूछेंगे what will be the new value of frequency, या by how much factor the frequency will change in case of refraction, सिचुएशन बना के दे देंगे। तो फ्रीक्वेंसी, एक तो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया, रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, चाहे रिफ्लेक्शन है चाहे रिफ्रैक्शन है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में तो वही 4 नंबर का बनता है, यहाँ 1 नंबर में पूछेंगे, ध्यान रखना दोनों बातें। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। कभी कभी पूछ भी लेंगे क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जब तक सोर्स ऑफ लाइट नहीं बदलेगी तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी पे फोकस रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए रट लो, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। फिर क्या बदलता है और कहां बदलता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बदलता है, और 2 चीजें बदलती है, वेवलेंथ बदलती है और वेलोसिटी बदलती है। वेवलेंथ कितनी हो जाती है डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। नई वेवलेंथ लैम्डा डैश है तो ये हो जाएगी लैम्डा बाय म्यू। ये पुरानी वेवलेंथ, ये नई वेवलेंथ, कितनी हो जाएगी 1 बाय म्यू। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v बाय म्यू। अगर वैक्यूम से आ रही है तो c बाय म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही तो फॉर्मूला है भाई ये। तो क्या बदलेगा और कितना बदलेगा? कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। वेवलेंथ दे देंगे 700 नैनोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे 1.33। नई वेवलेंथ कितनी होगी निकाल दो, डिवाइड कर दो। वेलोसिटी दे देंगे, नई वेलोसिटी पूछ लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, डिवाइड कर दो। तो रट लेना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बदलता। अगर बदलेगा तो क्या? वेवलेंथ और वेलोसिटी, वो भी कहां पर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। इज दैट ओके विद यू? चले आगे। बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। 2 लॉ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। कौन कौन से 2 लॉ हैं? पहला तो वही है भाई, थ्योरेटिकल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, all lie in same plane। थ्योरेटिकल है, कोई खास बात नहीं। दूसरा है भाई स्नेल्स लॉ। क्या कहता है ये? कि साइन आई और साइन आर का रेशो जो है कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। लेकिन ये पढ़ा दिया है, लेकिन मेरा ही सजेशन है, मेरी एडवाइस है, इसको लगाना मत कभी, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा। लॉ गलत नहीं है, आप लोगों के कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि ये म्यू है, इसको 1 म्यू 2 लिखूं या 2 म्यू 1 लिखूं।
क्योंकि अगर 1 म्यू 2 लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट हो गया, और 2 म्यू 1 लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड हो गया। अब ये आएगा या ये आएगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो बहरहाल मैं बता दूं ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये होता है, लेकिन फिर भी भूलने के चांसेस है, कितना रटोगे। तो इसको सिंपल कर देते हैं, इसको आप न्यूमेरिकल पर्पज से ऐसे याद करिए, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ज्यादा बेटर है। जैसे कि जरा देखें, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, लाइट आई जाना था इसको यूं चली गई, ये यूं, ये एंगल आई बन गया, ये एंगल आर बन गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर हो गया, इसका म्यू डी हो गया, या इसको म्यू 1 कह देते हैं, इसको म्यू 2 कह देते हैं। इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का अगर आप एंगल लेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि म्यू 1, इसको I1 को थीटा 1 कह दो चलो, और इसको थीटा 2 कह दो समझने के लिए। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, अब थीटा 1 है क्या, I, और थीटा 2 क्या है, R। तो म्यू 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू 2 साइन R हो गया, और साइन I अपॉन साइन R क्या हो गया, मतलब 1 म्यू 2 हो गया, अटकने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ये बेटर है याद करना, लिखने के लिए ये भी सही है, बुक्स में ज्यादातर यही लिखा रहता है। बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा सीखा, रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं। पहला थ्योरेटिकल है जो कि ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी, और दूसरा लॉ ये कहता है कि साइन आई और साइन आई आर का जो रेशो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इज दैट ओके? चलिए नोट कर लीजिए।